हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे लेक्चर 78 ऑफ प्रयास सीरीज में, जहां पे हम मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। एंड इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं GS1 का, रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर विच इज मेंशन्ड इन आवर सिलेबस ऑफ यूपीएससी मेंस। तो इससे पहले कि आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए। आप सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त को आने वाला है, हम उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो टीम सिविल स्टाफ इस ओकेजन के लिए इंडिपेंडेंस डे वीक को सेलिब्रेट कर रही है, एंड वी हैव कम अप विद एन ऑफर of providing 15% discount to our students who want to enroll in परिश्रम 2020 टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट सीरीज किस चीज के लिए है? ये करंट अफेयर्स के लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, जहां पे आपको 24 टेस्ट मिलेंगे, full length test consisting of 100 MCQs. All these MCQs will be on current affairs. हर महीने में इस टेस्ट सीरीज में आपको 2 टेस्ट दिए जाएंगे, which will help you 100%, which will help you cover your important source such as The Hindu, PIB, PRS, लाइव मिंट एटसेट्रा। इनकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन सभी सोर्सेज में से 100% आपकी कर सकते हैं आप इस टेस्ट सीरीज की मदद से। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने जो अप्रोच फॉलो की है इस टेस्ट सीरीज में, जैसा कि आप जानते हैं कि टीम सिविल स्टाफ firmly believes in maintaining a balance between the preparation of mains as well as prelims। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में भी हमने प्री और मेंस की एक बैलेंस तैयारी के लिए जो फैक्ट्स हम प्री में यूज कर रहे हैं फॉर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, उन फैक्ट्स को हमने हाईलाइट किया है जो मेंस में भी यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक टेस्ट के साथ मेंस का फॉर्डर भी दिया जाएगा, विच विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग preparing for UPSC with a combined holistic preparation, holistic approach of pre-com mains, right? तो इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए फ्रेंड्स, जब आप एनरोल करेंगे इस टेस्ट सीरीज में, तो यू कैन यूज द कूपन कोड India15। ये टेस्ट सीरीज 2 मोड्स में अवेलेबल है। द वन मोड विल हैव PDF फाइल्स एज वेल एज द वीडियो सोल्यूशंस, और दूसरे मोड में सिर्फ PDF फाइल्स मिलेंगी, वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलेगी। तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक्स मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और वहां पे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, राइट? सो डू चेक आउट द लिंक्स विच आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द डोमेन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो ये क्वेश्चन था, Sufis and medieval mystic saints failed to modify either the religious ideas and practices or the outward structure of Hindu-Muslim societies to any appreciable extent। कमेंट करना है इस पे हमें। तो फ्रेंड्स, देखने में ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, एंड एक्चुअली इट इज अ लिटिल बिट टफ, ठीक है? क्योंकि एक तो इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी एरिस्टोक्रेटिक है, ठीक है? एंड सेकेंडली जो बच्चे क्या करते हैं, सूफी और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स जो होते हैं, इवन प्रीलिम्स में भी हमें लिमिटेड फैक्ट्स पता होते हैं, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने जब कमेंट करना है, तो आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें हमारे पास फैक्ट्स कहाँ से आएंगे। बट फ्रेंड्स, इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो केवल 10 मार्क्स का है, यानी कि हमने अपने आंसर को 150 टू 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? तो एग्जामिनर को भी अब पता है कि इतना बच्चे का अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, तब भी ही हैज़ टू राइट इन 150 टू 200 वर्ड्स। और अगर उसको कम नॉलेज भी है, लेकिन अगर वो स्मार्ट तरीके से लिखेगा, तो वो अपनी कम नॉलेज को भी इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि एग्जामिनर विल थिंक कि इसको नॉलेज तो पूरी है, लेकिन वर्ड्स की शॉर्टेज की वजह से पूरा नहीं लिख पाया। तो वहां पे मिलेगी आपको एक एडेड एडवांटेज, और वही चालाकी हमने यहाँ पे यूज करनी है। क्योंकि देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है, लेकिन जितने भी फैक्ट्स हमने प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर रखे हैं, और इस क्वेश्चन की करेक्ट इंटरप्रिटेशन को यूज करते हुए हम एक ऐसा आंसर लिखेंगे जो कि एग्जामिनर को इंप्रेस कर देगा और हमें एक एडवांटेज देगा अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, हमारे मेंस के स्कोर में। तो चलिए, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है उससे स्टार्ट करते हैं हम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कीवर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने आपको ये चीज हाईलाइट कर दी है कि GS1 का है। सिलेबस जरूर देखिए, जहां भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, टेबल के सामने सिलेबस यूपीएससी का जरूर रखिए, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो भी आप डेली चीजें पढ़ते हैं वो सिलेबस में कहाँ पे फिट हो रही हैं। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि येस, यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड नॉट जस्ट रीडिंग रैंडम करंट अफेयर्स और स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है ये डील करता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जो सिलेबस में मेंशन्ड है, एज इट इज दिस पर्टिकुलर फ्रेज, दैट इज इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें ये हमसे क्या जानना चाह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि सूफीज एंड मिडीवल मिस्टिक सेंट्स जो थे,
दे एग्जिस्टेड। आप सबने भक्ति सूफी ट्रेडिशंस पढ़ रखे हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरी, आप सबने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा एनसीईआरटी से भी। तो आप सब जानते हैं कि भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस आए थे मिडिवल इंडिया के टाइम पे, उन्होंने अपना कुछ सोशल इम्पैक्ट डाला था सोसाइटी के ऊपर, पर्टिकुलरली इन द स्फेयर ऑफ रिलीजन या फिर इन द डोमेन ऑफ रिलीजन। बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि these saints failed to modify either religious ideas and practices or the outward structure of Hindu-Muslim societies to any appreciable extent, यानी कि एक प्रॉपर लेवल तक का उन्होंने मॉडिफाई नहीं कर पाए। अगर इसकी हम हिंदी ट्रांसलेशन देखें फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, ये कह रहा है सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष संत जो थे हिंदू मुसलमान समाजों के धार्मिक विचारों और रीतियों को या उनकी बाह्य संरचना को पर्याप्त सीमा तक रूपांतरित करने में विफल रहे। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे बताना है कि किस तरह से इनका फेलियर कहाँ पे रहा। इन्होंने सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन क्या इनकी प्रैक्टिस या क्या इनके अटेम्प्ट के बाद क्या कास्ट खत्म हुई? नहीं हुई। क्या ब्राह्मण सुप्रीमेसी खत्म हुई? नहीं हुई। क्या वैदिक सुप्रीमेसी खत्म हुई? नहीं हुई। क्या इस्लाम में जो ऑर्थोडॉक्सिटी थी और स्ट्रिक्ट रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, क्या वो खत्म हुई? वो भी नहीं हुई। तो हुआ क्या कि इनके अटेम्प्ट की वजह से जो मेन स्ट्रीम रिलीजन थे, जो मेन स्ट्रीम हिंदू एंड इस्लामिक रिलीजन थे, वो देवर इंटैक्ट, उनमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आए। लेकिन हाँ, इनके बीच में से कुछ लोग जो इनकी ऑर्थोडॉक्सिटी की वजह से या फिर इनकी रिजिडिटी की वजह से खफा थे इनसे, खासकर महिलाएं और लोअर कास्ट के लोग, लोअर क्लास के लोग, उनको एक ऑल्टरनेट चैनल मिला, बट वो भी रिलीजन नहीं था, वो बन गए कल्ट्स, सेक्ट बन गए वो। ठीक है, एक स्मॉल छोटे छोटे गुट बन गए जिनकी अलग मान्यताएं थी। ठीक है, उनका और ईश्वर के प्रति उनका किस तरह का रिश्ता रहेगा उस सब को लेके उनकी अलग मान्यताएं, उनकी अलग प्रैक्टिस शुरू हो गई। लेकिन जो लार्जेस्ट मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो रिलीजन थे उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और यही क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप अपना कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब कमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपने अपनी वैल्यू जजमेंट देनी होती है। आपने वो लिखना होता है जिस चीज में आप विश्वास करते हैं, बेस्ड on what you have read, based on facts. The arguments that you are going to provide, जो आप टिप्पणी करेंगे इन सब इस स्टेटमेंट के ऊपर, वो मूल्य आधारों पे, तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, रैंडमली अगर आप इससे एग्री नहीं करते और आपके पास फैक्ट्स नहीं है, वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की डिमांड समझ लग गई कि हमने ये बताना है कि किस तरह से, ठीक है, वो रिलीजियस आइडियाज और प्रैक्टिसेस को और आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मुस्लिम सोसाइटी को मॉडिफाई करने से चूक गए। ठीक है, एप्रिशिएबल एक्सटेंट तक नहीं कर पाए। तो इसमें हमने कमेंट करना है, वैल्यू जजमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी कमेंट का क्वेश्चन आए तो उसमें हाईली, एक्सट्रीमली, वेरी लेस, एक्सट्रीमली लेस, पुअर, ये वैल्यू जजमेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। इसको आप एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो उससे पता लगेगा, साफ नजर आएगा कि आप कमेंट कर रहे हैं, आप कटाक्ष भी कर रहे हैं अगर, तो वो भावनाओं के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आंसर। सो फ्रेंड्स, वंस आपको जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है अगर वो समझ लगी, तो सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपने उसके अपने आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अब हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर इसका और भी अच्छी तरह से क्लियर रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जहां पे हम सूफी और सूफी सेंट्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर सकते हैं कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी की उनके ऊपर एक उन्होंने छाप छोड़ी है और उनकी वजह से इंडिया का वर्ल्ड में क्या नाम है। ठीक है, वर्ल्ड किस तरह से हमें जानता है, हम अभी देखेंगे कि ये चीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में एक जनरल इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं। सेकेंडली, हमने इसको शिफ्ट करना है कि हमने ये बताना है कि इन स्पाइट ऑफ देयर अटेम्प्ट्स, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जिनकी वजह से वो प्रॉपरली मॉडिफाई नहीं कर पाए रिलीजन को। लेकिन उससे पहले भी हमने थोड़ी सब्सटेंसिएशन करनी है कि जो उन्होंने प्रैक्टिसेस की थी, ठीक है, जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था, वो किस तरह के अटेम्प्ट थे, उन्होंने क्या करने की कोशिश की और वो किस हद तक सक्सेसफुल थे। क्योंकि अगर आपने कमेंट भी करना है, इस आंसर में आपका कमेंट बायस नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपने दोनों चीजें बतानी है, दोनों पहलू बताने हैं। ठीक है, ये डिस्कस जैसा आपको डेफिनेटली लग रहा होगा, बट कमेंट में भी हमने क्योंकि बायस नहीं दिखाना अपना, तो हमें पहले दिखाना होगा कि इनकी प्रैक्टिसेस में
इनकी प्रैक्टिसेस से किस तरह से फायदा हुआ इंडियन सोसाइटी का, फिर आपने बताना कि सोसाइटी का फायदा तो हुआ लेकिन रिलीजन को ये प्रॉपरली मॉडिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स बन जाएंगे आपके बॉडी के, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपके यूज होंगे आपकी बॉडी में, एंड देन यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन एंड यू हैव टू गिव अ क्लोजर टू व्हाट ऑल यू हैव कमेंटेड अपॉन। ठीक है, जितनी भी आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनका एक निचोड़ निकाल के आपको एक न्यूट्रल कंक्लूजन यहाँ पे देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बहुत जनरल, जैसे कि यू कैन राइट दैट द प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफी एंड मिस्टिक सेंट्स ऑफ मिडिवल इंडिया दैट आर फॉलोड बाय इंडियंस टिल दिस डे हैव अर्नड इंडिया द टाइटल ऑफ अ स्पिरिचुअल लैंड। ठीक है, ये एक थोड़ी फिलोसॉफिकल सी लाइन है, थोड़ी ब्यूटीफुल लाइन है, फ्लावरी लाइन है, फ्लावरी लैंग्वेज के साथ यूज की हुई। तो आंसर को स्टार्ट करते वक्त आप ऐसी लाइन यूज कर सकते हैं एंड देन यू कैन शिफ्ट और ट्रांजिट, मेक अ ट्रांजिशन टू द बॉडी ऑफ द आंसर। या फिर एक और तरीका है इसको स्टार्ट करने का जो कि आंसर के साथ ज्यादा कन्वर्जेंस में है, ज्यादा सिंक में है। वी कैन स्टार्ट आवर आंसर बाय राइटिंग दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी is largely a history of consistent social reforms. The Bhakti and Sufis of medieval India, the Bhakti and Sufi movement of medieval India is one such phase in the Indian history that sought to modify religious ideas and practices of its time but could not make a substantial impact. ठीक है, तो हमने अपने इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में ही एक तो बहुत सुंदर लाइन डाल दी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो काफी हद तक जो सोशल रिफॉर्म्स हमारी सोसाइटी में होते रहे, चाहे वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो, वैदिक सिविलाइजेशन में हो, ठीक है, या फिर उसके बाद गुप्ता एज में हो, हर्षा के टाइम पे हो, हमारे मिडिवल इंडिया में हो, या फिर अंग्रेजों के टाइम पे हो, तो सोशल रिफॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, हमारी सोसाइटी हमारे सर्कमस्टांसेस के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज लार्जली अ हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट सोशल रिफॉर्म्स। तो इसमें हमने भक्ति और सूफी मूवमेंट का बता दिया कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म है, ये एक फेज है इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म का, जिसने कोशिश की रिलीजियस आइडियाज और प्रैक्टिसेस को बदलने की, लेकिन एक सब्सटैंशियल इंपैक्ट वो नहीं बना पाया। ये इंट्रोडक्शन आप देने के बाद what you have to do is you have to introduce a connecting line. कैसे कर सकते हो वो? You can write that Sufis and mystic saints emerged as a reaction to the growing orthodoxy and superstition in different religions. To some extent, their philosophy, preaching and practice impacted certain sections of the society. ये connecting line क्या कर रही है? ये connecting line पहले तो जो सूफी और मिस्टिक सेंट्स की जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, उनकी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन थी, उनके लिए एक भूमिका इसने तैयार कर दी। उसमें इसने सबसे पहले बताया कि इनका वजूद या इनका ये अस्तित्व में कैसे आए। ठीक है, दे इमर्ज एज अ रिएक्शन टू ग्रोइंग ऑर्थोडॉक्सी एंड सुपरस्टिशन। ठीक है, और उसके बाद उन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर पाए, उनको अब हम देखने लगे हैं। तो ये पर्टिकुलर लाइन, टू सम एक्सटेंट द फिलोसफी, प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस इम्पैक्टेड सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसने उस चीज़ों की, उन पॉइंट्स की एक भूमिका बना दी। चलिए उन पॉइंट्स को अब देखते हैं। तो पॉइंट्स में दे डिड सर्टन प्रैक्टिसेस, दे फॉलोड सम प्रैक्टिसेस, दे प्रीच्ड सर्टन टीचिंग्स, जिनकी वजह से कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जरूर तब्दीली देखने को मिली थी। जैसे कि सर्टन प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स बाय सूफी, इसको लिखना कैसे है? सर्टन प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स बाय सूफीज एंड मिस्टिक सेंट्स मेस्मराइज सम इंपॉर्टेंट some people who began to tread a path different from the orthodox Hindu Muslim society. ठीक है, ऐसी इंट्रोडक्शन आपने दे दी अपनी कि ये बिल्कुल फेलियर नहीं थे, क्योंकि हमने अपने आंसर की टोन मॉडरेट रखनी है, तो ये बिल्कुल फेलियर नहीं थे। तो आपने इस लाइन को लिख के एक इंट्रोडक्शन दे दी। उसके बाद आप बताओगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसको जो इस आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट कर सके। उसमें हम लिखेंगे दैट यूजिंग वर्नैक्युलर पोएटिक लैंग्वेज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कबीर एंड गुरु नानक देव। ठीक है, दीज वर भक्ति सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, और इनकी जो प्रीचिंग से इनकी प्रैक्टिसेस थी उनमें वर्नैक्युलर पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया गया था, तो काफी मासेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा था। यूजिंग वर्नैक्युलर पोएटिक लैंग्वेज टू प्रोपेगेट देयर आइडियाज, अकोमोडेटिंग वुमेन। अब आपने प्रीलिम्स की तैयारी करते वक्त अपनी एनसीईआरटीज अगर पढ़ रखी हैं 6 to 12 हिस्ट्री की अच्छी तरह से, बोथ ओल्ड एंड न्यू, तो आपको पता होगा कि न्यू एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड 12th की थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 2 में थीम 6 जो है भक्ति ट्रेडिशंस फ्रॉम अर्ली 8th to 18th सेंचुरी, उसमें अंडल एंड कराइकल अमैयर का नाम है। ठीक है, दीज वर द विमेन हु बिलोंग टू हु वर भक्ति सेंट्स। ठीक है, तो इनके इंपॉर्टेंट नाम है। प्रीलिम्स के लिए क्योंकि आपने रिवाइज किया है, तो अपने मेंस के आंसर में आपने क्या किया? इनकी रेफरेंस दे दी। क्योंकि फ्रेंड्स मेंस में जब आप आंसर लिख रहे हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास आर्गुमेंट्स लिमिटेड होंगे, लेकिन अगर उन आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स हैं, तो आपने अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करना है।
ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज है, हमारे कंधों पे अगर सितारे हैं, हमने वो दिखाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने अंडल एंड कराइकल अमैयर का नाम लिख दिया, एंड टू रेफर कि ऐसी कौन सी किन वजहों से भक्ति और सूफी सेंट्स के जो ट्रेडिशंस थे वो काफी मासेस में फैले, प्रोपोगेट हुए। तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज हो गया, सेकेंडली हो गया कि अकोमोडेटिंग विमेन, उनकी हमने एग्जाम्पल भी दे दी, एंड ऑल्सो द लोअर कास्ट पीपल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजन एंड प्रोवाइडिंग अ न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग अ मैन्स रिलेशन विद गॉड। ठीक है, ये सारी चीजें अलाउड दी सेंट्स टू चैलेंज द सुपरमेसी ऑफ हिंदू मुस्लिम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ठीक है, पर्टिकुलरली द सुपरमेसी ऑफ जो ब्राह्मण्स एंड सर्टन इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स पीपल। ठीक है, और लोअर कास्ट में भी आप फिर से कबीर का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज बिलीव्ड दैट संत कबीर ही बिलोंग टू लोअर कास्ट, राइट। तो ये हमने सपोर्टिंग आर्गुमेंट लिख दी। अब इसका उल्टा बताना है, विच इज इन मोर सिंक विद आवर आंसर। ठीक है, हमने पहले न्यूट्रल कर दिया, ठीक है, जो माहौल गरमाया हुआ था, क्वेश्चन बहुत ही एक तरह से प्रोवोकेटिव है, ठीक है, तो पर हमने अपने आंसर को प्रोवोकेटिव नहीं लिखना। हमने आंसर में पहले बताया कि चाहे जो भी हो, ठीक है, वो फेल हो गए भक्ति सूफी सेंट्स, बट उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को बिल्कुल फेलियर कहना गलत होगा। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की जिसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज हुआ, तो वो हमने अपनी इंट्रोडक्शन के बाद पिछले जो स्लाइड थी उसमें मेंशन पॉइंट्स के थ्रू कर दी। अब हम उसको अपने मुद्दे पे आएंगे। यहाँ पे वी कैन राइट, हाउएवर इफ वन गोज अ लिटिल डीपर इनटू द इम्पैक्ट मेड बाय दीज सूफी एंड मिस्टिक सेंट्स, इट विल बी एविडेंट दैट द अटेम्प्ट्स मेड बाय दीज सेंट्स वर नॉट टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यू जजमेंट देने लगे। अब वी विल से दैट यस वी एग्री विद द स्टेटमेंट बीइंग सेड इन द क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लेक्यूना थे, राइट। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? दे फेल टू मेक एन इम्पैक्ट। हाउ? While their message was received by a good number of audience, the memory of the same could not last long due to the nomadic nature of these saints. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कुछ रीजंस बता रहे हैं जिनकी वजह से ये इम्पैक्ट इतना नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम इसको जस्टिफाई करने के लिए कि वो इम्पैक्ट नहीं कर पाए, इससे हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे, अब हम उसको अपने आंसर में बता रहे हैं। तो क्योंकि जो सेंट्स थे, चाहे वो कबीर हो या गुरु नानक देव हो, वो नोमैडिक तो नहीं थे पर से, बट येस दे यूज टू ट्रैवल अ लॉट। तो उस वजह से वो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, जिसकी वजह से जो उनकी प्रीचिंग थी वो इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाया। ठीक है, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हिंदुइज्म इज नॉट ओनली जस्ट अ रिलीजन, इट्स एन इंस्टीट्यूशन एज वेल। तो इनकी जो टीचिंग थी उनका एक इंस्टीट्यूशन नहीं पाया। हालांकि सिखिज्म में लेटर गुरु गोबिंद सिंह जी 10वीं पातशाही, उन्होंने उसको इंस्टीट्यूशन बना दिया एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, बट लार्जली भक्ति और सूफी से जो लार्जली थे वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। ठीक है, सेकेंडली एब्सेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बाय दीज ग्रुप्स डिड नॉट अलाउ देम टू मार्क अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द हिंदू मुस्लिम सोसाइटी। अब इसमें क्या हो रहा था कि जैसे आइसोलेटेड सेंट्स थे, जैसे अलवर और नयनमार्स के जो सेंट्स हैं वो अपनी प्रीचिंग कर रहे हैं, कबीर जी अपनी प्रीचिंग कर रहे हैं, तो ये अलग अलग सेंट्स थे जो अपनी टीचिंग्स को प्रीच कर रहे थे। ये किसी एक संगठन का हिस्सा नहीं थे, ये किसी एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का यहाँ पे एब्सेंस था। जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आ गया, जैसे सिखिज्म में कि उनके गुरु सिस्टम चल पड़ा, ठीक है, फर्स्ट गुरु श्री गुरु नानक देव जी, सेकेंड गुरु एंड सो ऑन टिल 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, तो वहाँ पे वो रिलीजन बन गया और उन्होंने हिंदू सोसाइटी को तो इतना चेंज नहीं कर पाए, लेकिन हाँ एक अलग रिलीजन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क जब तक नहीं था तब तक प्रॉब्लम आई और उस वजह से भी इम्पैक्ट जो था वो उतना प्रॉपर्ली नहीं बन पाया। ठीक है, सेकेंडली थर्डली एंड मोर इंपॉर्टेंटली द सूफी एंड भक्ति सेंट्स फेल्ड टू ऑफर अ प्रॉपर ऑल्टरनेटिव टू सोशल कस्टम्स दैट दे अटैक्ड, एक्सेप्ट सिखिज्म। बाकी ज्यादातर जितने सेंट्स थे वो एक ऑल्टरनेटिव चैनल नहीं दे पाए, जिसकी वजह से लोगों को क्या था, लोगों को इनकी बातें थोड़ी माननी, बट ताकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वो बिल्कुल आइसोलेट ना हो जाए, बिल्कुल एक तरह से पराया ना बन जाए, तो उस वजह से उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी की भी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ा। तो हुआ क्या कि रादर देन रिफॉर्मिंग द हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन फ्रॉम विद इन, वॉट दीज सेंट्स एंड वॉट दिस मूवमेंट डिड वॉज कि ऑल्टरनेट छोटे छोटे सेक्ट्स और कल्ट्स को बना दिया गया। ठीक है, सिखिज्म इनिशियली एक सेक्ट के तौर पे फॉर्म हुआ, बाद में वो कल्ट बना एंड देन इट बिकेम अ फुल फ्लेज्ड रिलीजन विद द हेल्प ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। So, in conclusion, you have to write in the light of this argument, in the light of all the arguments that we just discussed, it can be said that rather than reforming the socio-religious practices of Hindu Islamic traditions from within,
सूफीज एंड मिडिवल मिस्टिक सेंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बार बार हम वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो क्वेश्चन में लिखे गए हैं, इनको करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एग्जामिनर को ये आश्वासन मिलता है, उसको एश्योरेंस मिलती है कि बच्चा जो है वो वही आंसर लिख रहा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एग्जामिनर, अगर उसको रैंडम फैक्ट सिर्फ नजर आ रहे हैं, उसको वो फीलिंग नहीं आएगी कि जो पूछा गया उसका तो आंसर लिखा नहीं, तो वहां पे आप कुछ मार्क्स लूज कर सकते हैं जो आप गेन करना थे, जो आप गेन कर सकते थे। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन दिस पर्टिकुलर फ्रेज, द सूफी एंड मिडिवल मिस्टिक सेंट्स। तो हुआ क्या? Rather than reforming the socio-religious practices of Hindu-Islamic traditions from within, the Sufis and medieval mystic saints led to the creation of several cults and sects. ठीक है, अगर आपको किसी कल्ट और सेक्ट का एक्सप्लिसिट नाम याद है, इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शन और आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, तो ब्रैकेट में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इन कल्ट्स और सेक्ट को, बट ब्रैकेट में उनका रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद यू कैन राइट दैट एब्सेंस ऑफ एनी ऑल्टरनेट टू द सोशल कस्टम्स लेफ्ट द स्टेटस ऑफ दिस ऑफ द मेन स्ट्रीम ट्रेडिशंस अनअफेक्टेड। और उसकी एग्जांपल आप कंक्लूजन में भी दे सकते हैं, दैट कास्ट सिस्टम, सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, Sharia laws and interpretation of Quran largely remain unaffected in the mainstream Hindu and Muslim society. As a result, their attempt to modify either religious ideas and practices or the outward structure of Hindu-Muslim societies was below an appreciable extent. यानी कि ज्यादा हद तक, कुछ बहुत हद तक वो चेंज नहीं कर पाए। हिंदुइज्म का स्ट्रक्चर अभी भी क्या था, वहां पे वर्ण सिस्टम था, आश्रम सिस्टम था, ठीक है, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस में जो भी मान्यताएं थी वो अभी भी थी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स चल ही रही थी, उसमें कुछ खास रिफॉर्म नहीं हुआ। सेम गोस फॉर इस्लामिक ट्रेडिशन ऑल्सो, वहां पे भी जो ऑर्थोडॉक्सिटी थी, ठीक है, कुरान की इंटरप्रिटेशन, वो सारी चीजें अभी भी फॉलो की जा रही थी। एंड देयरफॉर लास्ट में फाइनल कंक्लूडिंग लाइन में आप लिख सकते हैं दैट अगर कोई चेंजेस जैसे आई भी थे, उनकी नेचर कल्चरल ज्यादा थी, रिलीजियस कम थी। कल्चर में क्या होता है फ्रेंड्स, रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, लेकिन कल्चर में प्रैक्टिसेस, जो सोशल ट्रेडिशंस होते हैं, उन सब की बात होती है। रिलीजन में पर्टिकुलरली जो रिलीजियस बिलीव्स, रिलीजियस ट्रेडिशंस की बात होती है, वो वहां पे आते हैं। तो इसमें यू कैन राइट दैट चेंजेस इफ एनी ब्रॉट अबाउट देम वर कल्चरल इन नेचर एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो और कल्चर में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कवाली, ठीक है, कवाली इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जहां पे सूफी मूवमेंट की काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। तो कवाली वॉज वन सच प्रैक्टिस जहां पे अ पर्सन हिमसेल्फ वॉज अ कर्ता धर्ता ऑफ डिटर्मिनिंग के मेरा और मेरे भगवान का, मेरे अल्लाह का, मेरे परमात्मा का मेरे साथ क्या रिश्ता होगा। तो कवाली एक इस तरह का एक प्रैक्टिस थी जो इस मूवमेंट के दौरान पनपी, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है। तो ज़्यादातर चेंजेस अगर हुए भी वो कल्चरल हुए। रिलीजियस प्रैक्टिसेस आज भी ज़्यादातर वही वैसे ही हैं कि आज भी ब्राह्मण्स की सुपरमेसी है, ठीक है, एंड वैदिक सुपरमेसी है, और इस्लाम में भी शारिया लॉज दे डोमिनेट। तो ये सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर पाए। तो यहाँ से हमने अपनी आर्ग्यूमेंट्स में पहले हमने एक बैलेंस्ड मॉडरेट अप्रोच बनाई कि सूफी और भक्ति सेंट्स की कंट्रीब्यूशन थी, एंड देन वी क्रिटिसाइज कि हाँ थी, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं हो पाया, ठीक है। जो दोनों रिलीजन्स थे, हिंदू एंड मुस्लिम, उनको इंटरनली वो रिस्ट्रक्चर या मॉडिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, और इसलिए हमारी जो कंक्लूजन जो हमने लिखी आर्गुमेंट्स, वो एक बैलेंस कंक्लूजन आई, ठीक है। वी आर एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, बट इन अ वेरी सटल वे, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। तो इस तरह के आंसर लिखने से आप यू कैन स्कोर सफिशिएंट मार्क्स। एंड फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमारे पास लिमिटेड फैक्ट्स थे, लेकिन उन लिमिटेड फैक्ट्स को हमने यूज ऐसे किया कि हमारा आंसर 200 वर्ड्स का हो जाए, जो रेलिवेंट आर्गुमेंट्स हमारी बनती है वो भी हम कन्वे कर दें, और जितनी एग्जाम्पल्स हम याद कर सकते हैं उसको यूज करके, उस फॉर्डर मटेरियल को यूज करके हम अपने आंसर को थोड़ा वैल्यू हैवी बना दें, ठीक है, वैल्यू एडिशन कर दें उस आंसर की, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो थी हमारी सब्जियां, ठीक है, जो हमने वैल्यू एडिशन लगाई, जैसे आप डेट्स लगा सकते हैं, सेंट्स के नाम लिख सकते हैं, किसी बुक का नाम आ जाता है यहाँ पे आपको याद आता है वो लिख सकते हैं, कल्चरल में ब्रैकेट में कवाली का लिखना, ये सारा क्या है, ये है मसाले, धनिया, जो आपकी सब्जी को टेस्टी और विजुअली अपीयरिंग बनाते हैं, ठीक है, विजुअली अपीलिंग बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सारी चीजें हमने कर ली। तो ये अपेरेंटली डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है वंस यू स्टार्ट राइटिंग इट। सो ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एज वेल, ठीक है। हो सकता है आपके पास इससे भी अच्छे आर्गुमेंट्स आए, इससे भी अच्छे पॉइंट्स आए, तो डू राइट एन आंसर, ठीक है, एंड try to evaluate yourself on your own, and you can share your answers with your peer group as well,
ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डेली एटलीस्ट 2 आंसर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया एंड वी रियली होप कि आपको हमारे इनिशिएटिव से काफ़ी फायदा मिल रहा होगा। हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है जहाँ पे हम डेली अपने जो हमारे लेक्चर्स हैं, फ्री इनिशिएटिव्स हैं, उनके पीडीएफ कंटेंट को हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, इसका भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं रिगार्डिंग यूपीएससी और मेंस प्रिपरेशन, करंट अफेयर प्रिपरेशन और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज परिश्रम 2020, तो उस किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे hello@civilstaff.com, और यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर, दैट इज 8146207241। विद दैट फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। भगवान आपका आईएएस एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।